आप लोग हमें रोज वीडियो में देखते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, चर्चा देखते हैं, विचारों से जुड़ते हैं, लेकिन अब सिर्फ देखना ही नहीं, अब आमने सामने मिलने का मौका है, और वो भी किसी साधारण कार्यक्रम में नहीं बल्कि राष्ट्रवादियों के कुंभ में। द जयपुर डायलॉग्स लेकर आ रहा है कोंकण समिट, मुंबई 21 मार्च को। थीम है अनब्रेकिंग इंडिया। इस वैचारिक संगम में आपके साथ होंगे भाव तोरसेकर, अनुपम मिश्रा, कर्नल अजय रैना, सुशील कुलकर्णी, अभिजीत चावड़ा, विवेक अग्निहोत्री, नीरज अत्री, विष्णु शंकर जैन, आनंद रंगनाथन और भी कई प्रतिष्ठित वक्ता। जहां विचार होंगे, संवाद होगा और अटूट भारत के भविष्य पर गंभीर मंथन होगा। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दी हुई है और स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी आप आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। देरी मत कीजिए, आइए रजिस्टर करिए और इस वैचारिक संगम का हिस्सा बनिए। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे का सब्सक्राइबर बटन दबा दें, बेल आइकॉन भी अवश्य दबा दें। और हर्ष जी की 2 चैनल्स हैं, वो पता नहीं किसको सब्सक्राइब करा रहे हैं आजकल। नहीं तो सर, हर्ष जी का है स्वागत तो कर रहा हूं। 3, लेकिन हमारा जो मेन है हर्ष की बात लाइव, उसके लिए हमें कुछ चाहिए, थोड़े से 20-30 हजार जो है उसके लिए 1 मिलियन होने के लिए, बस उसी की प्रतीक्षा है हमें। तो उसमें तो आपने बहुत दिनों से वीडियो ही नहीं बनाया, आप अहमदाबाद घूम रहे थे मैंने सुना। नहीं नहीं सर, वीडियो तो हमने अहमदाबाद से भी बनाए, और जो अहमदाबाद से वीडियो बनाए वो तो लाखों में चले, बड़े हिट रहे, वो तो बहुत बढ़िया बनाए, वहां वाले वीडियो बड़े हिट रहे। हाँ, वीडियो जरूर बनाया सर। साहब, आजकल तो सुर्खियां आप लोगों ने बनाई हुई है, सोशल मीडिया पे धूम मची हुई है आप लोगों की। वो तो है। और आपने तो ऐलान कर दिया है कि बीजेपी का और कांग्रेस का IT सेल एक हो गया है। हाँ, ये भी बात सही है। वो इसीलिए है कि मैं तो ये देख रहा हूँ कि मेरे विरुद्ध जो जुबैर जो है वो पिछले 6, 7, 8 साल से जो नैरेटिव चला रहा है, वो आजकल बीजेपी IT सेल चला रहा है। तो अब इसमें निष्कर्ष निकालने में क्या दिक्कत है बताइए आप? सीधा-सीधा निष्कर्ष ये निकलता है ना कि भाई जुबैर और बीजेपी IT सेल, और जुबैर कांग्रेस IT सेल है, इसको कौन नहीं जानता? तो जुबेर कांग्रेस तो पता IT नहीं सेल कहाँ और का बीजेपी IT IT सेल है सेल वो, एक हो गए। उसका तो दुनिया ही अलग है। लेकिन IT सेल वालों की हालत इस समय बड़ी विचित्र है कांग्रेस में, बताऊं मैं आपको, बड़ा मजेदार हो रहा है आजकल। हाँ, क्या बताइए? फिर मैं आपको ऐसा, बीजेपी IT सेल वालों की हालत बताऊंगा। हाँ, उनकी भी हालत कांग्रेस बड़ी में क्या खराब चल है। रहा है कि कांग्रेस में अभी आपको पता है कि 16 मार्च को राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, 37 सीटों का। तो उसमें हुआ ये कि सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा, ये दोनों चाह रहे हैं कि हमें राज्यसभा भेज दिया जाए, और किसी स्टेट में कांग्रेस इस स्थिति में है नहीं कि अपने दम पे किसी को भिजवा सके। अभी जहां पे हो रहा है वहां पे उसे जो एलाइज हैं उनके साथ जाना पड़ेगा। एक कर्नाटक की 2-3 सीटों को अगर छोड़ दे तो, कर्नाटक में तो खड़गे जी पहले से तैयार बैठे हुए हैं, तेलंगाना में अभिषेक मनु सिंघवी को फिर से भेजना है, तो इन्हें भेजे कहां से? तो इसमें होना यह था कि तमिलनाडु में सीट शेयरिंग पे बात होनी थी 1-2 दिन के अंदर, अभी हाल फिलहाल ही, और केसी वेणुगोपाल अभी जाने वाले थे होली से 4-5 दिन पहले, लेकिन वो संडे में ही पहुंच गए। और वहां पे होना ये था कि भाई ये कह रहे थे कांग्रेस वाले कि हमें उसमें मंत्रिमंडल में और सीटें दे दो। तो अब तो चुनाव 1 महीने के अंदर अंदर डिक्लेयर हो जाएगा, तो उस इरादे को तो इन्होंने कर दिया ड्रॉप। अब ये बताते हैं कि मतलब गांधी परिवार ये चाहता है कि एक राज्यसभा की सीट वहां से MK स्टालिन इनको दे दें तमिलनाडु से, क्योंकि इनके 18 MLA हैं कांग्रेस वालों के, चाहिए वहां पे 34 फर्स्ट प्रायोरिटी के वोट, तो ये 16 वोट उनके मांग रहे हैं। तो ये मुद्दा हुआ। और ये भी बताते हैं कि केसी वेणुगोपाल एक चिट्ठी लेके गए हैं सोनिया गांधी की, बंद लिफाफे में, सील बंद, और वो उन्होंने स्टालिन को दिए। उसमें क्या लिखा है मुझे नहीं पता, लेकिन दिल्ली के मीडिया में बड़ी जोर शोर से चर्चा है, पत्रकारों में बड़ा मजाक चल रहा है कि वो पवन खेड़ा जो है तमिलनाडु के कोटे से राज्यसभा जा रहे हैं, और सुप्रिया श्रीनेत जो है वो स्यापा मचा रही है कि इसे भेज रहे हैं, मोदी को गाली तो ज्यादा मैं देती हूँ और राहुल गांधी का जो एजेंडा है सारा मैं चलाती हूँ, भेज रहे हैं पवन खेड़ा को। तो ये बड़ा मजेदार एक घटनाक्रम होने वाला है।
आपको ध्यान होगा कि सुप्रिया श्रीनेत को भी 1-2 साल पहले भी राज्यसभा से भेजने का एक ख्वाब आया था, और पवन खेड़ा को तो 2022 में भी ऑफर हुई थी, लेकिन मामला बिगड़ गया था उस समय कुछ। तो अब बीजेपी कांग्रेस का जो आईटी सेल है उसमें फिलहाल 2 गुट ये बन गए हैं कि भाई पवन खेड़ा को भिजवाया जाए या फिर सुप्रिया श्रीनेत को। तो बड़ा मजेदार चल रहा है मामला। अब आप बताओ बीजेपी का क्या चल रहा है आईटी सेल? बीजेपी के आईटी सेल की बड़ी दुर्दशा हुई है इस बीच में, और वो दुर्दशा हुई भी इसीलिए कि ऐसा है, आप जानते हैं कि जब सब मामला, जब यूजीसी पे स्टे मिल गया था तो मामला लगभग फिर सेटल हो गया था। लोगों की जो तलवारें खिंची हुई थी वो म्यान में वापस जाने लगी थी। तब तक आपका बीजेपी आईटी सेल जो है वो कूद पड़ा बीच में, अच्छा। और उन्होंने सबके लिए इधर-उधर की बातें करनी शुरू कर दी। मेरे खिलाफ भी की। उसकी जो कमान संभाली थी वो रोशन सिन्हा है, जो मिस्टर सिन्हा करके जिसका वो चैनल जो बनाता है। अच्छा। तो फिर उसने कई सारों के बारे में ऐसी उल्टी-पुल्टी बातें की, तो आप जानते हैं उस समय तो इतना गुस्सा था कि पब्लिक ने उनकी ऐसी-तैसी कर दी। हमें तो थोड़ा बहुत ही बोलना पड़ा, बाकी तो पब्लिक ने हाँ, सही ऐसा बात। रगड़ा मारा, ऐसा वो मारा, फिर बीच में निशिकांत दुबे जी कूद गए, ये सब हुआ। तो रायता फैला बहुत बुरी तरह से, और रायता फैल के वो फिर इतना बड़ा इश्यू बन गया कि वो इश्यू जो है वो नीचे गाँव-गाँव तक पहुँच गया। आप तो अभी जाके, आप तो मुज़फ्फरनगर में ही रहते हैं, आपको भी पता होगा कि भई मामला जो है वो कितना संगीन है। हाँ, अभी हाँ। आपने देखा कि कल ही तो मेरठ में सभा हुई थी। हाँ, वो संडे में हुई थी, वो मेट्रो का उद्घाटन हुआ था। मेट्रो का उद्घाटन हुआ था संडे को। तो उस हुँ। दिन भी आपने देखा कि इम्पैक्ट साफ दिखाई पड़ रहा था। अटेंडेंस बहुत डाउन थी, उसको लेके बहुत चिंता थी। यहाँ तक कि बेचारे लक्ष्मीकांत वाजपेयी तो ऊपर आपके लोडर पे बैठ के अनाउंसमेंट करते हो। लक्ष्मीकांत वाजपेयी का ये पुराना अंदाज है, पहले वो स्कूटर पे और रिक्शा में बैठ के घूमा करते थे, अपने प्रचार में भी। वो उनका अंदाज है। लेकिन और और कायदे से घूमना तो चाहिए था अरुण गोविल को। अरुण गोविल हुँ। सांसद है। अब अरुण गोविल को कोई पूछता नहीं है मेरठ में। अरुण गोविल को तो ना इसलिए लाए गए थे, वही तो करेंगे ना, और तो इससे आगे क्या करेंगे? काम करने वाले तो लक्ष्मीकांत जी थे उस समय भी। तो ये सब जो है ना, इसको लेके यहाँ इनके यहाँ जो बैठक हुई उसमें बीजेपी आईटी सेल वालों को पूरी तरह से गया लताड़ा कि तुम जो है वो खुद तो कोई नैरेटिव जो है वो बना नहीं पाए, और अपने ही लोगों से तुम गाली-गलौज पे उतर आए, और तुम लोगों ने इस तरह के तमाशे शुरू कर दिए, जिसकी वजह से उधर से और प्रतिक्रिया आई, और जब आग लगी हुई है तो उसमें तुम और घी घी डालने का डाल रहे काम हो। कर रहे हो, घी डालने का बिल्कुल काम सही। कर रहे हो। तो ये हुआ, तो अब आईटी सेल वालों को लगा कि यार कहीं अपना जो है वो मामला जो है चौपट ना हो जाए, सब इनसिक्योर हो गए। आप जानते हैं जो लोग जो पत्तलकार जो हैं वो जो चाट के बने होते हैं उनको तो कष्ट होता ही है। अ, हमें और आपको तो कोई चिंता है नहीं, हमको तो बीजेपी कुछ देती नहीं। सही बात है। लेकिन जो हालांकि नीति लोग सोचते प्रतापक, यही है, पता नहीं हमें क्या क्या मिलता है, लेकिन हम जानते हैं हमें क्या मिलता है। वैसे भी हमें बीजेपी से चाहिए क्यों? हाँ। हम तो देखिए, हम तो वैसे भी क्या विदेशी पैसों पे पलते हैं ना, यूट्यूब देती है हमको पैसा। हाँ, सही बात है। हमें तो डॉलर में आ रहा है सब कुछ। डॉलर में आता है हमारा पैसा, तो हमें इनसे क्या चाहिए? इसलिए इन लोगों को तो ये चाहिए कि साहब कि यूट्यूब पे ही रोक लगा दें, और इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते। तो आप देखेंगे कि जो छोटे-छोटे जो हैं ना वो, उनको लगा कि साहब कि अगर ये हमारे खैर-खा जिन लोगों ने हमको पेरोल पे डाल रखा है, आप अगर देखें तो विकिपीडिया कहती है कि 1.5 लाख लोग काम करते हैं बीजेपी आईटी सेल के लिए।
मैं विकिपीडिया का हामी नहीं हूँ। अच्छा। मैं विकिपीडिया को बहुत भरोसेमंद भी नहीं मानता, लेकिन भाई अगर 1.5 लाख कह रहे हैं तो कुछ विकिपीडिया तो मैं भी मानता हूँ, नहीं। हमें और आपको भी विकिपीडिया उसी में मान रहा होगा, तो इस हिसाब से तो बन जाएंगे 1.5 लाख, अगर ऐसे काउंट करेंगे तो। देखिए क्या चलिए है, 1.5 लाख नहीं तो बीजेपी के 1 लाख आईटी की सेल मान की, लीजिए। हाँ जी, उनका बीजेपी का जो कहना आईटी है सेल है ना, कि उसकी ब्लॉक बेसिक ब्लॉक समस्या क्या लेवल है? तक उसकी बेसिक समस्या सर ये है, शुरू से ही, अभी से नहीं, ये पिछले 9-10 साल से ही है। असली समस्या यही है कि इन्हें यही नहीं पता है कि अपना कौन है, पराया कौन है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये फीडबैक जो लेते हैं, ये ऐसे लोगों से लेते हैं जो वहां पे स्थितियों को और ज्यादा खराब करने वाले लोग हैं, जिसे कहते हैं ना घर के वेदी टाइप के लोग। ये फीडबैक उन लोगों से लेते हैं। आप पांच पांच अच्छी बातें कहो इनके बारे में, और एक बात में थोड़ा सा इन्हें क्रिटिसाइज कर दो, तो ये फिर मानने लगते हैं कि भैया आपके खिलाफ हो गया। इस हाँ, मानसिकता के इनको साथ ये वही काम चाहिए, कर रहे हैं। 100% इनकी जो है वो पत्तल चाटते रहे, और अगर 100%। आप 100% इनके बारे में करते रहोगे, तो फिर ये आपको वैल्यू नहीं करेंगे, कहेंगे कि यार ये तो हमारे ढोल पीट ही रहा है, इसे भाव देने की क्या जरूरत है। फिर जब वो मैक्रो आएगा तो वहां ऋचा चड्ढा को बुला लेंगे कार्यक्रम में, वहां संजय दीक्षित को नहीं बुलाएंगे। तो वहां संजय दीक्षित को या हर्ष लेकिन कुमार को नहीं लेकिन बुलाएंगे। वो जो है ना, वो ऋचा चड्ढा वाली बात, उसका ये है कि भाई उसमें एमईए का कोई योगदान नहीं था। वो फ्रेंच कॉन्सुलेट जो है बॉम्बे की, उसके अपने संपर्क है, और वो तो वैसे भी फ्रेंच अरे जो है साहब क्या वैसे भी बात कर रहे हो, वोक होते फ्रेंच हैं। फ्रेंच वो कॉन्सुलेट के जो है मैंने वोक संबंध बुला लिए सारे। ऋचा चड्ढा से हैं, वो अमिताभ बच्चन से या उनसे, ऋतिक रोशन से, उनसे क्यों नहीं है उसके संबंध? क्या है ऋचा चड्ढा? वो वोक नहीं है ना। देखिए, सबसे ज्यादा वोक दुनिया में, लोग कहते हैं कि साहब वोकिज्म अमेरिका में है, लेकिन दुनिया में नंबर 1 वोक जो है वो फ्रेंच है। तो उन्होंने हाँ, अपने वोक्स को बुलाया, उनके घर के हैं। बड़ी साहब गजब की स्क्रूटनी है उनकी तो। अब वोक वोक हम्म। वाले तो बहुत सारे थे, यहाँ दिल्ली में भी बहुत सारे थे, उन्हें भी बुला लेते। मतलब समझ से बाहर है कि उसका उसके पीछे माइंडसेट क्या है, कैसे क्या है। और देखिए, अगर आप इंडिया में आ रहे हैं और इंडिया में किसी भी इस प्रकार का कोई सरकारी कार्यक्रम हो रहा है, वो भी सरकारी कार्यक्रम ही है, और सरकार को उसके बारे में नहीं पता लग रहा कि उसमें कौन बुलाया जा रहा है, क्या आ रहा है, कहानी क्या चल रही है, ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है। और आप बताइए कि यहाँ पे जो एआई वाला समिट हुआ, और बड़ा भयंकर, मैं बताऊं कि ये 16 से 20 तारीख तक भरा। मैं तो उस दिन जब अहमदाबाद से मैं वापस लौटा, तो मैं तो इंडिया गेट तक पहुंचने में मुझे 2 घंटे लग गए एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट इतना से भयंकर जी, इतना भयंकर जाम था पूरी दिल्ली में। क्योंकि जब मैं उधर से आ रहा था साउथ दिल्ली साइड से, तो सारे रास्ते बंद कर रखे थे, वन वे कर रखे थे, एक साइड बंद कर रखी थी, क्योंकि इतने सारे गेस्ट आ रहे थे। कहीं सुंदर पीछे ही निकल रहा है, कहीं मैक्रो का काफिला पीएम हो जा रहा है। मैं तो एक एक रेड लाइट पे आधा आधा घंटे रुक के आया हूं, ये हाल थी उस दिन। तो इस प्रकार का आप एआई का सबमिट कर रहे हो, आप ये बताइए कि आपने इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं उनको भी बुलाया कि नहीं, कि भाई एआई का आप भी बेहतर इस्तेमाल करें और उस लोगों से मिलवाएं, वहां के जो इन्फ्लुएंसर हैं उन्हें बुलाएं। हमें तो समझ में नहीं आया कि क्या ये एमओयू साइन करे गए, वहां पे क्या करने के लिए बुलाया गया था, ये भी तो समझ में नहीं आया कि उसका आउटकम क्या निकल के आया। वो ठीक है, सरकारी लेवल पर जो चीजें रहे, उसके लिए तो इतना तमाशा करने की जरूरत नहीं, आप ऑफिस में बैठ के कर लेते। अगर सरकारों को आपस में ही डील करनी है कि गूगल से कर ली हमने, चैट जीपीटी से कर ली, ओपन एआई से कर ली, तो वो तो आप वैसे भी कर सकते हो। उसके लिए इतनी बड़ी सबमिट करने की क्या जरूरत है जहां इतना तमाशा हुआ? तो समझ में नहीं आता कि टोटल ओवरऑल सिनेरियो को देखता कौन है, उसे जज करने का पैमाना क्या है, किस तरीके से स्क्रूटनिंग करनी है कि हमें किसे किसे साथ लेके चलना है, किसको नहीं। हमें तो ये समझ में नहीं आता, ये देखिए, चल वो रहा है वही यहाँ वाली बात मैं फिर से दोहराऊंगा, क्योंकि जो बीजेपी का आईटी सेल है, आप देखें हैं कि 2014 में जो मोदी की जीत हुई थी, उसमें उनके सोशल मीडिया सेल का बहुत बड़ा हाथ था। और वो सोशल मीडिया सेल जो है वो अरविंद गुप्ता चलाते थे। अरविंद गुप्ता की हाँ आईटी सर्कल्स में अच्छी खासी पैठ है, उनकी अच्छी खासी पहचान है, रेपुटेशन। हाँ, शुरू में 2-3 साल तक अरविंद गुप्ता ही रहे हैं शायद, शुरुआत में भी मोदी जी के। तो ये
अमित शाह के अध्यक्ष बनने के कुछ दिनों बाद अरविंद गुप्ता को हटा दिया गया और ये तब से अमित मालवीय चल रहे। अमित मालवीय को 11 साल हो गए और ये जो ट्रेंड शुरू हुई ना ये चाटुकारिता की, ये अमित मालवीय के कार्यकाल में ही आरंभ हुई है। नहीं सर, इसमें एक बात और भी मैं आपको कहना चाहूंगा। देखिए, इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, जैसे हम वहाँ की फ्रेंच कॉन्सुलेट और उसकी बात कर रहे हैं, या यहाँ की एआई सम्मेलन की बात कर रहे हैं, सर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का भी कुछ काम है कि नहीं? बीजेपी का आईटी सेल तो आपने अपनी पार्टी के लिए बनाया है, सरकार के लिए कौन है ये सब चीजें देखने वाला? प्रसार भारती कोई काम कर रही है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी कुछ देखता है, वो भी समझता है कि नहीं कि मीडिया में क्या चल रहा है, कौन आपका समर्थक है, कौन आपका विरोधी है, कौन सरकार की योजनाओं को प्रोत्साहित कर रहा है, कौन क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई इस बात का देखने वाला है कि नहीं? मैं तो शुरू से कहता हूं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को साहब पिछले 10 साल में सही तरीके से इस सरकार में हैंडल नहीं किया गया जी। तो वहां पर है असली प्रॉब्लम। अगर वहां पे चीजें सुधरेंगी ना तो सब कुछ चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन वहां पे कोई देखने सुनने वाला है नहीं। वैष्णव जी के पास तो इतना सारा दायित्व है, आईटी अपने आप में इतना बड़ा मिनिस्ट्री है और इतनी बड़ा रेलवे का डिपार्टमेंट, कहाँ कैसे देखे आदमी? सरकारों का तो ये हाल है साहब कि आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने आज एक अंधविश्वास के नाम पे एक साधु का फोटो चला दिया, फिर हल्ला गुल्ला हुआ तो उसको हटाया है शायद। अच्छा, तो सरकारों में किसको बैठाते हैं? सरकार में बैठे हुए हैं दिलीप मंडल। हाँ, ये जो भी चीजें हैं, जो भी इस प्रकार के हैं, मिनिस्ट्री के एडवाइजर बनाया गया दिलीप मंडल को। तो दिलीप मंडल जो है वो क्या क्या बंडलबाजी करते हैं आप देख ही रहे हैं। और उनके पुराने जो ट्वीट्स हैं, उन लोग वो लोगों ने इतने स्क्रीनशॉट उसके लेके रखे हुए हैं बल्क में कि पूछो मत, हर मौके पे निकल आता है उनका। अच्छा, इसमें भी क्या 2 तरह के लोग हैं बीजेपी आईटी सेल में भी, 2 तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं जो कि इनके परमानेंट रोल पे है, इनको सैलरी मिलती है। और ये लोग जो है ये सबसे ज्यादा नाकार है। और अभी तक ये क्या किया करते थे कि भाई हमारे आपके जैसे लोगों के क्लिपिंग्स और वीडियोस और ट्वीट्स और ये सब उसको उठा के और उसको अपना कुछ उसमें छौंक लगा के और चलाया करते थे, उससे इनकी रोजी रोटी चलती थी। अच्छा, दूसरी कैटेगरी वो है जो जिसको हम कहते हैं कि चाटुकार पत्तलकार टाइप की। पत्रकार नहीं, पत्तलकार जो है, वो जो दूसरी कैटेगरी है वो हमेशा अटेंशन सीकर के साहब कि हम कितनी चमचागिरी कर जाएं, हम कितनी बड़ी बात कर जाएं, हम कैसे छोटी से छोटी बात को बिल्कुल महान बता के आगे निकल जाएं, वो दूसरी कैटेगरी हुआ है। वो सब ट्रोलिंग वाले हैं, ट्रोलिंग तो सब ट्रोल तो वो उधर वो। और अगर आप जैसे आजकल जो है ना वो ट्रोलिंग आर्मी पीछे लगी हुई है, मेरे अजीत भारती के, नेहा दास के और बहुत सारे लोग हैं जो ट्रोलिंग आर्मी उनके पीछे लगी। अब वो ट्रोलिंग आर्मी जितना बकवास करती है उतना उससे बड़ा रिएक्शन आता है। रिएक्शन ये झेल नहीं सकते क्योंकि जो ट्रोलिंग आर्मी है उसकी रीच है इतनी सी, और जिनकी ट्रोलिंग वो कर रहे हैं उनकी रीच है विशाल, तो वो उल्टा पड़ता है। अच्छा, वैसे मेरी जानकारी ये है विश्वस्त सूत्रों से, जब मैं कह रहा हूँ विश्वस्त तो आप मानिए कि विश्वस्त है, कि इनको लगी बहुत कस के झाड़ है और इनका जो रोल है ये पूरा रायता फैलने में सबसे अधिक पाया गया है इन्हीं लोगों का। तो अब इनको जो है अस्तित्व का संकट हो रहा है, तो अस्तित्व का संकट करने के लिए कुछ लोग तो चुप हो गए और कुछ लोग डबल उससे ट्रोलिंग कर रहे हैं कि साहब के कम से कम हम अपनी उपयोगिता दिखा दें जिससे हम बच जाएं। और उसके लिए वो जो है थर्ड लेयर वालों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, थर्ड लेयर वालों का भी कर रहे हैं। मतलब जो ऐसी एक लेयर है ट्रोलिंग करने वालों मतलब की, ऐसे भी कोई लोग अपनी हैं, पहचान नहीं है, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं ज्यादातर। ऐसे भी लोग हैं
जो पत्रकार रहे हैं और लगे हुए हैं चमचागिरी में कि साहब कि आपने अजीत डोभाल को कैसे कुछ कह दिया। तो भाई अजीत डोभाल भगवान है क्या? एक मेरा काट के अजीत डोभाल का वो वीडियो चला रहा है जम के, और अगर मैं उसका कॉन्टेक्स्ट बता लूंगा 2022 का है वो वीडियो। कौन सा वीडियो, क्या है उसमें? अजीत डोभाल ने एक बार कहा था कि साहब मैं अब रिटायर होना चाहता हूँ। तो मैं कहा आप रिटायर हो जाओ यार, आपने जो है ना वो काफी रहता फैला लिया है, वो आप रिटायर हो जाओ। उसका क्या कॉन्टेक्स्ट था वो इन लोगों को पता ही नहीं होगा, क्योंकि एक कश्मीर में जो वो पुरानी जो दुल्लत डॉक्ट्रिन होती थी वो दुल्लत डोभाल डॉक्ट्रिन बन गई थी एक समय आके। वो टाइम है जिसमें जब हमारे डोभाल साहब ने किसको आगे किया था, शाह फैसल, ध्यान है आपको शाह फैसल का? हाँ, वो शाह जो फैसल आईएएस वो का। आदमी है जो कि 370 हटने पे तुर्की जाते हुए एयरपोर्ट से अरेस्ट हुआ था, पीएसए में डाला गया था, उसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, हाँ हाँ, उसमें रिजाइन ये, करके पॉलिटिकल पार्टी बनाई। आप अरे ये इनको चली गई देखिए, थी उसमें, वो दूसरी लड़की, वो जेएनयू वाली उसकी शहला पार्टी में। रशीद, हाँ, शहला शैला रशीद, रशीद। शहला रशीद। मैंने तो उसका बड़ा विरोध किया था कि इसे वापस क्यों अरे लिया साहब गया है अपने सबने किया आईएएस था में। ना उसी टाइम, तो मतलब डोभाल साहब का सबसे प्रबल विरोध ही उसी कारण हुआ था कि इन्होंने प्लांट कर रखे थे ऐसे लोग। सब कहा जाता था, सब जानते थे कि वहां पे कि शाह फैसल जो है वो डोभाल साहब का आदमी है। फिर इन्होंने, और तो कुछ नहीं हुआ, पहले वो डिटेन रहा बहुत दिनों तक पीएसए में, फिर बीच में अचानक जो है वो प्रीमेच्योरली छोड़ दिया गया। अब ये पत्तलकारों को तो ये पता नहीं होता ना ये अंदर की चीजें यार। हम तो भाई, हाँ, हमारे तो सोर्सेज हैं, हमारे जूनियर्स बैठे हैं, बैचमेट्स बैठे हैं, वो सब बताते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि एक पीरियड है लगभग 1 साल का, जब मैंने डोभाल साहब को कश्मीर के मामले में लगातार क्रिटिसाइज किया। वो ये टाइम था जब एडवाइजर बन गए थे इनके खास लोग वहाँ पे, कौन, एक बशीर मियाँ थे, वो एडवाइजर बन गए थे, कैबिनेट रैंक, और जम के भ्रष्टाचार वहाँ पे साथ। एक फारूक साहब थे, उन्होंने तो 2-2 शादियां कर ली थी, हमने एक्सपोज किया भैया 2 शादियां कर रखी इसने कंडक्ट रूल्स के खिलाफ। और जो लड़की जो थी जिसकी शादी की थी उसको तलाक दे दिया, हिंदू लड़की थी, लव जिहाद किया था उसके साथ में, इतना हाईलाइट किया, कुछ नहीं हुआ, बचा लिया गया पूरी तरह से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो डोभाल साहब को लेके मुझको ट्रोल कर रहे हैं उनको मेरा संदेश है, मत खुलवाओ ये बातें, हैं? बेचारे डोभाल साहब की पलीती लगेगी बेकार में। मैं उसके बाद से डोभाल साहब ने अपना रास्ता ठीक कर लिया है, अब वो कश्मीर मामलों में उस रास्ते पे नहीं चल रहे। हालांकि शाह फैसल को उन्होंने सरकारी नौकरी वापस लिया, उसमें हाँ, हमारी शाह घोर फैसल, आपत्ति है आज भी। असल में शाह फैसल को तो फिर अगर आपकी बात मानूं तो वो वायदा कर रखा होगा उसे, तो फिर लेना होगा वापस, क्या करा जाए, मजबूरी। आज तक नहीं हुआ ये आईएएस में कि कोई अपनी पार्टी बना ले और उसके बाद जो है हाँ, रिजाइन वो दे तो के उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हो 3-3 बिल्कुल साल बिल्कुल और वापस ले लिया जाए उसको। सही बात है। वो तो उसके तो, उस पॉलिटिकल पर हमने एक्टिविटी कई में वीडियो भाग बनाए लेना थे। जो है वो हमारे कॉन्डक्ट रूल्स में, आईएएस कॉन्डक्ट रूल्स में डिसमिसल का एक कारण है। लेकिन अब पत्तलकारों को कौन सुनाए, उन्होंने तो पत्तल चाटनी है, हाँ, ये गंदगी फैलाने कहने वाली को बड़े बात है वरिष्ठ कि पत्रकार है। आप बिना कॉन्टेक्स्ट के इस तरह की बातें चला रहे हैं, वो सब मूर्ख लोग हैं, अटेंशन सीकर हैं ये सब लोग। सही बात है। और बाकी सारी अच्छा वो भी जो है वो सब सारा का सारा उधार लिया हुआ है जुबैर से, एक भी नई चीज नहीं है। हाँ, जुबैर के पास तो कलेक्शन है। अरे तो साहब जुबैर से तो हमारा प्रेम जग जाहिर है ना, उसी ने तो हमारे खिलाफ मुकदमा करवाया था कर्नाटका में। हम्म। और ये कर्नाटका में मालाबार मुकदमा गोल्ड, कौन करवाया था? मालाबार गोल्ड वाला क्या मामला है सर? बड़े लोगों को इसमें नोटिस वोटिस आए, बड़ी वो मची हुई है। हमें तो पता भी नहीं लगा ये कब में हुआ और मालाबार, क्या मामला था। वो मालाबार गोल्ड का ये था ना कि उसने किसी पाकिस्तानी को लेके अपना प्रचार प्रसार करवाया था। अच्छा, वो दुबई उबई में कुछ है ना? हाँ तो उसको अच्छा। लेके ये था, तो सारे लोग ट्वीट कर रहे थे, हमने भी एक ट्वीट किया है, हम्म। तो उसने सभी के खिलाफ जो है वो एक तो ये कब का डेफेमेशन मामला था, केस कब बना। हुआ था ये?
ये कोई 2 महीने 2-1 महीने हो गए। अच्छा, अभी रिसेंटली हुआ था ये। हुँ। लेकिन साहब इन लोगों की बड़ी वो है पहुंच। देखो ना आप ऐसे लोगों की, इसमें आईटी सेल वाला कुछ नहीं करते हैं। इनकी मतलब एक एक ढूंढ ढूंढ के एक एक जिसने ट्वीट किया है और सबको नोटिस भिजवा दिए, और ट्विटर के माध्यम से नोटिस जा रहे हैं। अप्रोच देखो इन सब लोगों की कितनी है साहब। भाई अप्रोच इनकी भी है, लेकिन जो बेवकूफ़ जो है ना, वो इनके कहने पे चलते हैं ना, उनको ये नहीं पता कि जब वो ट्रोलिंग करते हैं, तो वो भी सीमाएँ पार कर जाते हैं, तो उनको भी ये सब झेलना पड़ सकता है। हाँ। हम तो सँभाल लेंगे, हमारा तो लीगल विंग है घर के अंदर ही, तो बाकियों का क्या होगा? सही बात है। आपका तो लीगल सेल अंदर ही बना हुआ है। दो दो लोग हैं। खैर ये तो चलता ही रहता है साहब। अब आप ये बताइए हमें कि इंडिया के जो है सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस कितने हैं? पहले तो ये बताइए। तो अब अभी तो बहुत कम हो गए, जिस तरह से वेस्ट क्यों? इंडीज़ कल खेला है। अरे नहीं, वो इंडिया के खिलाफ थोड़ा ही ऐसे खेलेगा सर। जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज को तो पार पालेंगे ये। मुझे नहीं लग रहा उसमें कुछ ज्यादा दिक्कत होगी। थोड़ा सा रन रेट अच्छा करना पड़ेगा बस, बढ़िया मार्जिन से थोड़ा सा करना पड़ेगा। राइट, टीम सही चुननी पड़ेगी, इस तरह से जैसे उसने किया हाँ। था। वो वॉशिंगटन सुंदर को खिला लिया अक्षर वैसे पटेल सर की जगह। वाशिंगटन सुंदर का भी ऐसा कोई खराब रिकॉर्ड नहीं है, मैं देख रहा था उसका नहीं, ठीक ठाक नहीं, रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड उसका खराब नहीं बढ़िया है, लड़का है वो। हाँ। नो डाउट, लेकिन वहाँ बढ़िया थोड़ी लिया जाता है, वहाँ तो जो असल में बेस्ट है वो लिया जाता है। दरअसल दिक्कत क्या है कि इंडिया वालों ने शुरू में जो इतने लेफ्ट हैंडर खिला रखे हैं ना, ये भी मुझे लग रहा ठीक नहीं है। एक के बाद एक लेफ्ट हैंडर आया चला जाता है। वो लेफ्ट राइट का जो कॉम्बिनेशन होता था, जैसे शिखर धवन और रोहित शर्मा का होता था, उस टाइप का कॉम्बिनेशन ही मजेदार रहता है। अब की बार जो है ये इसकी अभिषेक की जगह संजू सैमसन को खिलाना चाहिए, मेरा मानना है। एक मैच में जरूर खिलाएं। मैं सहमत हूँ इससे, हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभिषेक शर्मा पे ज्यादा टाइम, बहुत अभिषेक जो टाइम है लगा वो, दिया। हाँ। नहीं, अभिषेक अब इतने ज़्यादा प्रेशर में है कि अब हाँ किसी क्रंच मैच में उसको खिलाना जो है वो बिल्कुल खतरा है रिस्की बहुत है बड़ा। बहुत ज्यादा। अरे साहब हम तो देखे, हम वहां पे मैच पहले ओवर में हम बैठे ही थे जाके, मैच शुरू हुआ पता लगा शोर मच गया, क्या हो गया, अभिषेक के डंडे उड़ गए पहले ओवर में, नीचे पड़े हुए हैं, वहां पे लाइट जल रही है एलईडी। हम तो पहुंचे ही थे मैच देखने के लिए जब ही, और एक पहली बॉल पहले ओवर में वो आउट हो गया। मैंने कहा यार कमाल हो गया, वो पाकिस्तान के खिलाफ पहले ओवर में आउट हो गया, 3 तो 0 हो गए उसकी। खिलाड़ी बढ़िया है, वो लड़का बढ़िया है, लेकिन उस पर ज्यादा प्रेशर इस समय आ रहा है। मेरा मानना है कि उसे बचाना चाहिए और किसी सीनियर प्लेयर को, किसी को ऊपर भेजना चाहिए, आजमाना चाहिए किसी और को। जी। तो साहब, लेकिन बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये जो नग्न परेड हुई इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नग्न परेड, नग्न परेड पे तो साहब आप ये देखिए कि ये पहले तो जस्टिफाई कर रहे थे कांग्रेस वाले सारे के सारे कि साहब ये तो हमारा मंच है, फलाना है, और गांधीवादी तरीका है, इस तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत के मैंने देखा जितने उसने ट्वीट किए, जितने उसने वीडियो बनाए, इसका मतलब गिल्ट तो महसूस हो रहा है। इन्हें लग रहा है कि ये बैकफायर कर गया मामला, और उल्टा हुआ है इसका रिएक्शन। पब्लिक में तो इसे लेके कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स है नहीं, और ले दे के राजदीप सरदेसाई जैसे लोग जो है वो इसे लेके नैरेटिव चला रहे हैं। हालांकि राजदीप सरदेसाई ने पहले दिन ट्वीट किया था कि भाई विरोध करने का तरीका ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा मंच क्यों चुना। लेकिन उसने वहां पे एक वो प्रीति चौधरी डेवलप की है, एक नई उसे ग्रूम किया है। जब राजदीप की जब से चेली है ये, वो। जी जी जी, तो वो जब से ये सब लोग गए हैं ना, शिव अरूर और ये राहुल कंवल वगैरह वहां से, तो अब राजदीप और प्रीति चौधरी वहां, ये दो ही बचे हैं। वो गौरव है, वो तो मुंबई में रहता है। तो उसने, मैं तो उसकी एक डिबेट सुन रहा था, बड़ा अजीबोगरीब उसने लॉजिक दिए उसमें। वो ये कह रही थी कि जो अंतरराष्ट्रीय इस प्रकार के सम्मेलन होते हैं, शिखर सम्मेलन टाइप के, उसमें प्रोटेस्ट करने का एक, अगर डिसेंट अपना शो करने का एक स्पेशल जोन बनाया जाता है जहां के जाके आप विरोध कर सकते हैं। तो आप इस पे रोशनी डालें कि इससे पहले आपने कहां देखा ऐसा। भारत में तो नहीं देखा। हमने तो सुना नहीं साहब। मैं जो भारत बड़े, में तो नहीं देखा मैंने। अच्छा, हमने तो मैंने खुद देखा नहीं कितनी कभी। सारी इंटरनेशनल इवेंट्स जी, सर्विस में रहते हुए ऑर्गेनाइज किए हैं। मैंने तो कभी नहीं हाँ, बनवाया। कभी नहीं ना बनवाया, किसी और ने ना मुझको ऐसी कहा गाइडलाइन कि हमने साहब ये सुनी। बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो राजदीप जी हाँ नाराज़ हो जाएँगे। बताओ।
तो हमने तो वीडियो भी बनाया, मैंने कहा भाई राजनीति ने ट्रेनिंग तो दी है इसे, लेकिन अधूरी है इसकी ट्रेनिंग, कैसे जाओ और तो सिखाओ। मैंने तो कितने इंटरनेशनल मैचेस ऑर्गेनाइज कराए, उसमें हाँ मैचेस में भी जो प्रेस वाले थे उनको एक उनका एक स्पेस मार्क करके उसमें उनको एक तरह से बांध दिया जाता था, वो बेचारे वहीं खुशनुसाते खड़े रहते थे, वहीं से कैमरा चैमरा अपना चलाते रहते थे। मतलब उनको उससे किसी ने नहीं आगे कहा नहीं कि जा साहब सकते। कि साहब इनको जो है वह प्रेस फ्रीडम दीजिए, इनको घूमने फिरने की नहीं लेकिन स्वतंत्रता दीजिए। सर इसमें कई चीजें जांच का विषय है। यहाँ पे जो एआई समिट हो रही थी जिसमें ये नंगे घुसे थे सारे के सारे, उसमें प्रगति मैदान मतलब जहां भारत मंडपम बना हुआ है, भारत वहां पे मंडपम, क्या है भारत कि मंडपम। हाँ, तो वहां पे उसमें क्या है कि वो जो एंट्री है वो क्यूआर स्कैन वाली एंट्री है, जैसे एयरपोर्ट पे होता है, जैसे डीजी यात्रा वगैरह में आजकल चल पड़ा है। तो वहां पे क्यूआर कोड दिखा के अंदर एंट्री थी। उस समय क्यों नहीं ये पकड़े गए? ये तो वेल नोन फेसेस थे। इस प्रकार को इस मामले में भी तो थोड़ा सा विजिलेंस और निगरानी रखी जानी चाहिए, इंटेलिजेंस की इनपुट लेने चाहिए भाई। इस प्रकार का आयोजन में इस प्रकार के लोग घुस कैसे गए? सारे उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट रहे होंगे, उन्होंने पास बनवाए होंगे, कोई ऐसा तो था नहीं कि वहां टिकट बिक रहे थे और कोई भी लेके घुस जाओ। ये लोग घुसे कैसे, ये भी इसमें जांच का बिंदु है कि आगे गए। तो आज तो इनका वो यूथ विंग वाला पकड़ लिया है वो दिल्ली में, वो भी अरेस्ट हो गया है। बड़ा हल्ला मचा हुआ उसे लेके, सुप्रिया श्रीनेत वीडियो वगैरह बना रही थी उसे लेके। अब उस दिन वैसे सुप्रिया इनकी धुलाई श्रीनेत तो बढ़िया हुई है सर, पिटाई बड़ी जबरदस्ती। पब्लिक मेरे ने दो पिटाई पत्र की है साहब, पिटाई वहां पब्लिक दो ने तीन की है। पत्रकार थे, वो ये कह रहे थे कि वो जो वहां सेमिनार में जो लोग आए हुए थे ना, वो कोट टाई वाले, उन्होंने इनकी जम के धुलाई की। वहां थोड़े इनके चेहरे पे लिखा हुआ था कि ये कांग्रेसी हैं, वहां तो पेल दिया सबने धर के इनको, सब लाल कर दिए पीट पीट के इनको, पूरी धुलाई हुई इनकी। आगे से नहीं करेंगे फिर। ना 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 ना, ऐसे कैसे आगे करेंगे? आगे तो 100% करेंगे। उनकी भी वही स्थिति है ना जो बीजेपी आईटी सेल वालों की स्थिति है कि जितना नंगई दिखाओगे उतना ऊपर वाले राहुल खुश होंगे। गांधी उतना खुश हो जाएगा। मतलब इनके यहाँ तो सर्टेनिटी है, इनके हाँ यहाँ तो ये पक्की बात है कि जितनी नंगई दिखाओगे उतना ऊपर वाले खुश होंगे। हाँ। बीजेपी आईटी सेल और उनके जो चमचे हैं उनमें क्या है, उनको ऐसा लग रहा है, वो पक्का नहीं है उनके पास, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है जितना ट्रोल करोगे और जितना गाली गलौज करोगे, जो क्रिटिक्स हैं या जो यूजीसी के फेवर में खड़े हुए हैं और जो अभी भी चुप नहीं हो रहे हैं, बीजेपी को आईना दिखा रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ जितना करोगे, जितना गाली गलौज करोगे तो ऊपर वाले खुश होंगे। उनको ही पता नहीं है यहाँ पे उल्टा हो जाता है मामला। उस आदमी से पूछ लो। ऐसे ही है साहब इनका। यहाँ तो ये जो है थोड़ा सा भी कुछ होते ही 1 मिनट नहीं लगाते कि किसी लेकिन को भी ये वाला सैक्रिफाइस जो करने में। ये जो नंगा परेड हुई है इनकी, इसे लेके साहब उस दिन हुँ। मेरठ में संडे में मोदी जी बहुत बेहतरीन बोले। अब मोदी जी की जो ज्यादातर स्पीच होती है वो अपने डेवलपमेंट से रिलेटेड ज्यादा होती है। पहली बार मैंने हुँ। सुना कि सारी की सारी स्पीच उन्होंने इन कांग्रेसियों पे और इन सब पे करी, और मीडिया वालों से उन्होंने बड़ी एक दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि जब भी ये कांग्रेसी ऐसा काम करते हैं, आप लिखते हैं कि विपक्ष, ये पार्लियामेंट रोकते हैं तो आप कहते हो कि विपक्ष। उन्होंने कहा विपक्ष नहीं, ये सिर्फ कांग्रेस ही है, आप इन्हें कांग्रेस ही लिखा करो स्पष्ट रूप से कि ये कांग्रेस वाले नहीं चलने दे रहे हैं पार्लियामेंट। ये जो नंगे होकर गए थे, विपक्ष नहीं गया था, कांग्रेस वाले गए थे। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला ने इसकी आलोचना की है, और कई दलों ने, विपक्ष वालों ने, मायावती ने इसकी आलोचना की, कई लोगों ने आलोचना की है इसकी कि भाई ये तरीका सही नहीं था प्रोटेस्ट करने का जो आप कर रहे हो जिस तरीके से। तो वो बड़ा आक्रामक बोले इसमें, और कहा कि भाई राहुल गांधी का नाम तो कभी वो लेते ही नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि आप खोखले हो और वैसे ही मर्दानगी दिखाते फिरते हो, अंदर से आप बिल्कुल खोखले हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आप महिलाओं को आगे करके, मेरी सीट को गिराव करके वहां पे इस तरह की हरकतें आप करना चाहते हो। अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो भाई जनता का दिल जीत लो। मुझे तो 3 बार से जनता चुन रही है, वो तुम्हारे से हो नहीं पा रहा। बढ़िया बोले वो, बड़ा टू द पॉइंट लेकिन बोले। एक काम तो अच्छा किया कि भाई ये जब शिकायतें कर रहे थे तो मैं कहा कि भाई आप बेचारे मत बनो, पुरुषार्थ दिखाओ। पुरुषार्थ तो दिखा दिया आज। आज यूथ कांग्रेस वाले उस उदयभान छिप को, जो राहुल गांधी का खासुल खास था, उसको अरेस्ट करके ये तो हाँ पुरुषार्थ दिखाया। मुझे हाँ उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मली ऐसा करते नहीं है।
हाँ, नहीं लेकिन ठीक किया आज वो। उसको उदय भान को अरेस्ट करके वो सुप्रिया श्रीनेत जो है वो रोती घूम रही है, वीडियो डाल रही है उदय भान की हाँ। माताजी का, कभी खुद हुँ। कुछ बोल रही है। यूथ कांग्रेस के साथियों, आप बब्बर शेर हैं, आप किसी से नहीं डरोगे। वो हाँ, वो बब्बर तो मैंने शेर आपको बना-बना बताया तो के था अभी जले के झाड़ कि में उसे चढ़ा अरेस्ट दिया, कर लिया आज। वो तो बेचारे हुँ। चले जाएँगे जेल और ये भाई जो है वो चला जाएगा विदेश। हाँ, सही बात है। वो विदेश तो बहुत दिनों से गया नहीं, पता नहीं क्या चक्कर है। फंडिंग-वंडिंग सोरोस की बंद होगी, क्या हो गया? या फिर सैम पित्रोदा अरे वो को पैसा-वैसा सोरोस की किससे मिल फंडिंग गया? हम लोगों को आने लगी ना, आपको पता नहीं है? अच्छा, वो यूएस एड जो है वो इधर ट्रांसफर हो गई है। ओह! वो हम लोगों को आ रही है सोरोस की फंडिंग आजकल, उधर नहीं जा रही। मजेदार चल रहा है साहब। और बंगाल के चुनाव और उसका बताइए कुछ, आप लोग क्या करवा रहे हैं? अब तो चुनाव की डेट डिक्लेयर बंगाल होने का के समय आ चुनाव में गया। साहब क्या है कि और तो सब ठीक है, बंगाल के चुनाव में, क्योंकि बंगाल के चुनाव में समस्या ये है कि दीदी का डर और खौफ बहुत है नीचे, हम्म। और वो नहीं जा सकता जब तक कि चुनाव जो है वो प्रेसिडेंट्स रूल में ना हो। प्रेसिडेंट रूल में तो होंगे नहीं, इसके तो ये फेवर में है नहीं। तो यदि नहीं होंगे तो जीत पाना लगभग असंभव। मेरे कल तो मुकुल रॉय का निधन हो गया। बड़ा। मुकुल रॉय का निधन हो गया। हाँ, एक वो जो टीएमसी के बड़े लोगों में से थे, जो दोनों जगह जो है वो आए 2-3 साल भाजपा में रह लिए, फिर उसके हम्म। बाद वापस चले गए। और ये ममता के बिल्कुल करीबी लोगों में से थे, जब और पार्टी बनाई थी लोगों का ममता ये सबसे कहना है पहले कि गए साहब थे। कि ये यहाँ पर ममता नहीं भेजा था इनको। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल संभव है, क्यों नहीं। ये कोई अजीत डोभाल से कम थोड़ा ही है। ये भी कर सकते हैं ऐसा काम। वैसे पश्चिम बंगाल को लेके के जो अभी चीजें सामने आ रही हैं, मुझे मतलब अ, माहौल पिछली बार से कोई कम नहीं लग रहा है। वो ठीक है कि ममता बनर्जी का पिछली बार का जो भौकाल था, कि उसने बाद में क्या किया, भाजपा वालों को बड़ा परेशान किया, लेकिन उसके बाद बावजूद भी चुनाव मुझे लग रहा है कि बढ़िया होने वाला है पश्चिम बंगाल में। तो ऐसा वन साइडेड पिछली बार की तरह मुझे नहीं लग रहा होगा, बेटर रहेगा पिछली बार से अगर चुनाव इस बार होगा। अब देखिए, अभी और तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे अभिषेक तिवारी जी ने एक अपनी मशीनरी से जो करवाया था, तो उसमें 129 बीजेपी और 170 अच्छा। टीएमसी ये आ रहा है। अच्छा, तो जब पिछली बार से पिछ 40-50 सीटें ज्यादा आ रही हैं। 40-50 सीटें ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन जीत तो ना पाएंगे। हाँ, ये तो काफी दूर रह जाएंगे इसमें तो। नहीं नहीं, जीतने के लिए जिस तरह का वो चाहिए ना, वो आ नहीं पा रहा। और क्यों नहीं आ पा रहा है, उसका भी मुख्य कारण यही है। पिछली बार तो खैर मुकुल रॉय ने उसमें भी बहुत गड़बड़ की थी। उसमें तो बहुत सारे आपके अपने लोगों को इन्होंने टिकट दिलवाए थे टीएमसी वालों ने। नहीं, उन्होंने भी गड़बड़ की थी, प्लस जो आपके जो इंचार्ज थे, ये आपके विजय वर्गीय, इनका भी हाँ। बहुत उसमें जो है वो हम्म। क्रिटिसिज्म आया था, इन्होंने बहुत गड़बड़ की थी। लेकिन इस बार तो यही सुनने में आ रहा है कि सीधे अमित शाह ने ही अपने हाथ में ले रखा है हिसाब किताब। अभी और किसी की चल नहीं रही वहां पे। वो 3 बार हो अगर भी आए ऐसा वहां है पे। तो अच्छा है, अगर ऐसा है तो इट इज़ हम्म। गुड। हम्म। अगर ऐसा है तो होना भी चाहिए, इसी तरह से अगर करेंगे हाँ, तो ही आगे काम चल पाएगा। क्योंकि ये इन चुनावों में जितनी भी ये स्टेट हैं, अगर असम को छोड़ दें, तो बीजेपी सबसे ज्यादा करीब जो है वो बंगाल के ही है। बाकी तो बहुत दूर नहीं, दूर असम जा में तो चुके हैं। जीतेगी, असम में तो जीत हाँ, निश्चित नहीं, है। मैं कह रहा हूँ कि जो बाकी हैं असम के अलावा, उनमें एक जो ग्रैब करने की स्थिति है, तो उसमें आपको पता है बड़ा एक दिलचस्प एक कहानी ममता ने शुरू करवाई है। ममता ने अब अखबारों में लेख लिखवाने शुरू किए अपने समर्थन में। संजय बारू ने 16 फरवरी को टेलीग्राफ में एक आर्टिकल लिखा है। हम्म। आपने शायद वो पढ़ा है क्या? आया जिक्र आपके सामने? मैंने उसके बारे में पढ़ा है, उसको खुद को अच्छा, पूरा अच्छा। नहीं पढ़ा है। उसमें उसमें क्या है कि वो लगभग 10,000 कैरेक्टर का एक आर्टिकल है। उसमें संजय बारू ने ये कहा है कि दरअसल समस्या ये है
कि मोदी को हटाना इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि उनके सामने कोई बढ़िया चेहरा है नहीं जिसे लोग मान सके। एक तरह से उन्होंने राहुल गांधी को उसमें खारिज किया है और उन्होंने कहा कि अगर नीतीश को इंडिया अलायंस का चेयरपर्सन बनाया जाता 2023 में, जैसे उन्होंने शुरुआत की थी, तो वो इसमें बने रहते, इससे अलग नहीं होते और परिस्थितियां और बेटर होती विपक्ष के लिए। तो उन्होंने कुल मिला के इस बार जो प्रोजेक्शन दिया है वो ये कहा है कि अगर 2029 के लिए लोग ममता बनर्जी को कंसीडर करें तो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा, विपक्ष के लिए ज्यादा बढ़िया विकल्प होगा अगर ऐसा किया जाए। हालांकि मुझे ये लग रहा है कि ये 2029 से ज्यादा 2026 के बारे में चिंता ज्यादा दिखा रहा है उनका, कि 2026 का जो चुनाव आ रहा है ये विधानसभा का, इसमें ममता बनर्जी को एक बड़े लीडर के रूप में उभारा जाए। वैसे वैसे तो ममता की पार्टी की तो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी भी नहीं रही वो तो उनका दर्जा छिन गया था 2023 में। तो उस लिहाज से जो है ममता बनर्जी अब एक ये दांव चलने की कोशिश में है कि अपने आप को एक इतना बड़ा चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करें। और उस आर्टिकल को कोई लोगों ने ट्वीट किया है, ये सब जिनके चंगू मंगू हैं, सागरिका घोष वगैरह, इन्होंने उसे सपोर्ट करते हुए, कोट करते हुए उस आर्टिकल को शेयर किया है। तो एक नैरेटिव चलाने की कोशिश करी जा रही है कि ममता इतना बड़ा एक चेहरा है जो मोदी जी के सामने खड़ा हो सकते हैं, तो इसीलिए शायद मुझे ये लग रहा है कहीं कि उनके थोड़े अंदर असुरक्षा का भाव पश्चिम बंगाल को लेकर के कहीं है। तो जो एक इस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि भाई ममता तो एक दिन पीएम भी बन सकती है, तो ममता को ही वोट देना चाहिए, टीएमसी को वोट देना चाहिए, क्योंकि 2029 तो अभी बहुत दूर है, 3 साल है। ममता बनर्जी को इतने पता नहीं कितना पानी बह जाएगा, उससे पहले तो चुनाव जीतना है उन्हें विधानसभा का। तो विधानसभा का चुनाव जितवाने के लिए ये ट्रिक्स ममता बनर्जी बढ़िया चलाई और उनको ट्रिक चलने की मास्टर है। कभी प्लास्टर बांध लेना, कभी गाड़ी के बोनट पे चढ़ के नाचना, कभी स्पीकर के मुंह पे कागज फेंक देना, ये सब, कभी सुप्रीम कोर्ट में चले जाना। तो इन सारे कामों में वो जिसे कहते हैं ना कि पॉलिटिकल गिमिक्स, इनमें जो है वो बहुत मास्टर है ममता बनर्जी। तो ये एक नई पहल उन्होंने शुरू की है मीडिया के हिसाब से कि साहब इस तरह से नाम थ्रो किया जाए ममता बनर्जी का। मुझे नहीं लगता कि ये बात, इन बातों में कोई खास दम है, क्योंकि ममता जी को बंगाल के बाहर कोई सीरियसली नहीं लेता। उन्होंने गोवा में बड़ी जोर शोर से चुनाव लड़ा था, जिसके चक्कर में अभी आपने देखा कि वो ईडी की रेड हुई थी, आईपैक के त्रिपुरा भी गए माध्यम से थे। उन्होंने काफी फंड भी उन्होंने खर्च किया था। क्या हुआ उसका? त्रिपुरा एक भी गई सीट थी, उन्होंने मेघालय में भी गई थी, कई जगह लड़ा चुनाव इन्होंने। एक सीट इन्होंने जीती थी उत्तर प्रदेश में, याद है आपको? और वो हाँ किसकी हाँ, जीती वो थी? और हमारे श्याम कमलापति सुंदर जी त्रिपाठी। शर्मा। वो श्याम सुंदर जी शर्मा जो है, वो पार्टी बदल लेते हैं और जहां वो होते हैं, वो आपकी वो माठ की सीट है मथुरा की, हाँ हाँ, वो वो जीत जाते मथुरा, उसके मथुरा वाले। हैं। हाँ, माठ माठ। हम्म। तो वो माठ की सीट का टिकट उन्होंने उनको दे दिया। वो नहीं देते तो वो इंडिपेंडेंट लड़ते। वो बीजेपी के अलावा बाकी सबसे वो चुनाव लड़ चुके हैं। और आरएलडी से भी रहे थे एक बार, ये अजीत सिंह की पार्टी से सबसे भी। लड़ चुके हैं। बीजेपी से इसलिए नहीं लड़ते कि उनको मुसलमानों के भी वोट मिलते हैं, तो बीजेपी से लड़ने से वो मुसलमानों का वोट जो है वो चला जाता है। लेकिन इस बार वो हार गए 2022 हाँ, अब की बार तो हार में। गए थे। लेकिन वो फिर लड़ेंगे, तो उनको आप कोई भी उनको टिकट दे सकता है। वो मैं कह रहा हूँ कि बीएसपी भी दे सकती है, समाजवादी भी दे सकती है, सबसे लड़ चुके हैं वो पहले भी। तो वो एक टीएमसी का अचीवमेंट है। बाकी टीएमसी को ना तो बिहार में को सीट मिलती है, ना झारखंड में मिलती है, ना और असम क्या, में मिलती है, ना उड़ीसा में असम के मिलती लिए है। तो असम के लिए तो ये सुष्मिता देव को लेके आई थी कि वो कुछ बनेगी, हाँ, वो राज्यसभा हाँ। मेंबरशिप। और तो तो और जो इसकी थोड़ी बहुत प्रेजेंस थी, वो हुआ करती थी त्रिपुरा में। अब त्रिपुरा में हाँ, भी ज़ीरो त्रिपुरा। हो गई। अब त्रिपुरा तो पूरा बंगाली है भई। सही बात है। असम, त्रिपुरा, ये तो पूरी बेल्ट है, एक पूरा मिला जुला इलाका है। अब असम में भी जो पूरा सिलचर एरिया है, ये बंगाली है। हाँ, सब बंगाली है। अच्छा साहब, ये क्या चल रहा है आपका, ये अभी मुक्तेश्वरानंद जी वाला क्या चल रहा है? वो योगी जी तो इस समय भगवा को लेके पूरे विश्व में छाए हुए हैं।
हाँ, तो वो तो जापान गए हुए हैं योगी जी तो। सिंगापुर और जापान, लोग जी, कहते थे जी। कि वो इसलिए नहीं जाते हैं विदेश क्योंकि उनको वहाँ पर भगवा वस्त्र पहनने में संकोच है। अब मुझे तो कोई कौन किसी तरह बकवास का कर रहा है? संकोच दिखा नहीं। जी ये हाँ, पहले करते थे बकवास लोग, कर रहे हैं। क्योंकि आज तक नहीं गए थे ना पता वो नहीं है बाहर कहीं। कहाँ से इसे सर यूपी में कहते हैं चंडू खाने की खबरें हैं ये सब, बकवास। हाँ, हाँ। पता नहीं कौन लोग चलाते रहते हैं इसमें। और वैसे भी एक बात बताऊं मैं आपको, भाजपा में 2 आदमी ऐसे हैं जिनका मैंने देखा है पिछले टाइम में कि वो विदेश यात्रा वगैरह में इंटरेस्ट नहीं लेते, उन्हें पता है कि कुछ फायदा नहीं है, टाइम वेस्टेज है। एक तो अमित शाह और एक योगी जी। योगी जी को तो पहली बार जाते हुए देख रहा हूँ। अमित शाह तो कभी गए ही नहीं है जब से गृह मंत्री बने हैं, वो तो कहीं जाते ही नहीं है बाहर। उनके पास दुनिया भर का काम यहीं पे है। तो ये 2 लोग तो इसमें इंटरेस्ट लेते नहीं है। पता नहीं अब की बार कुछ, मुझे लगता है कुछ बड़ा ही मामला है वहां जो योगी जी गए हैं। कुछ होगा, हो सकता है कि चुनाव का साल है, कुछ प्रयास कर रहे हो किसी स्तर पे कुछ हो, इसका बढ़िया इन्वेस्टमेंट वगैरह आ जाए। इन्वेस्टमेंट तो बढ़िया आ ही रहा है यूपी में। लेकिन साहब इधर ये जो मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन हुआ और आरआरटीएस चली दिल्ली वाली, मेरठ वाली, हाँ, पहले हाँ, दिन सर 1 लाख लोगों ने सफर किया। पहले दिन 1 लाख। हाउसफुल चल जी। आरआरटीएस इसमें क्या किया है कि इन्होंने इधर मोदीपुरम से जब टोल शुरू होता है मेरठ वाला, वहां से शुरू होती है ये और वहां तक जाती है ये। अभी तो सराय काले खां वाला स्टेशन वो थोड़ा सा काम बाकी है। आनंद विहार और ये पूरा टच करती है नोएडा वाली लाइन को, दोनों पे इसके अंदर सराय आती है। खाले का तो चालू हो गई ना। हाँ, सराय खाले खां से आगे ये जंगपुरा तक बढ़ा रहे हैं, वो थोड़ा सा पोर्शन उसका बचा हुआ है अभी। हाँ, जंगपुरा, जंगपुरा नहीं हुआ अभी हाँ, तक। वो नहीं हुआ। तो सराय काले खां तो मेन है, वो तो बड़ा स्टेशन है, वहां से तो शुरुआत ही होती है। तो वहां से जो आरआरटीएस गई है दिल्ली जाने वालों की, सब बहुत भयंकर भीड़ थी कल। कई लोग बता रहे थे अभी तो कि लोग शौकिया जा रहे होंगे ना। हाँ, पहला पहला दिन तो ये भी होता है ना, चलो आज घूम के आते हुए देखते हैं कैसे कैसे है, हाँ। रूट समझ लें, टिकट कितने का है इसका आइडिया ले लें। लेकिन ये सक्सेसफुल रहने वाला है सब प्रोजेक्ट ये। अब तो डिमांड चल रही है इसकी इधर हरिद्वार और ऋषिकेश तक इसे बढ़ाने तो फिर बाकी जो की। नॉर्मल ट्रेन है उनका क्या होगा? नॉर्मल ट्रेन भी चलती रहेंगी सब, उनका कोई विकल्प थोड़ा ही है, वो भी चलती रहेंगी। बढ़िया प्रोजेक्ट रहा है। अभी तो चूंकि ये तो एनसीआर के लिए ही है, तो हाँ, एनसीआर एनसीआर का ही है। अभी तो इसके और करनाल, इधर आपके अलवर, अलवर आपकी तरफ, हाँ जी जी। और सबसे लंबी तो अलवर रहेगी करनाल आपके यहाँ, तो मेरे ख्याल में 150 किलोमीटर के आसपास बैठेगी लाइन। अलवर और फिर ये आपके जेवर एयरपोर्ट, इससे भी। हाँ, जेवर वाले में एक एक्सटेंशन है इसका। हाँ, अलवर तो वाली तो सबसे लंबी है, क्योंकि अलवर वाली काफी लंबी है। मेरठ वाली जो थी ना, मेरठ वाली बनाना सबसे आसान थी, इन्होंने सबसे पहले यही बनाई। ये नियरेस्ट थी और बड़ा रूट भी बिल्कुल क्लियर था यहाँ पे, थी सबसे पहले यही बनाई इन्होंने। नहीं, बहुत अच्छा हो गया, 3-4 घंटे लग जाया करते थे अगर आप सेंट्रल दिल्ली से चलो तो। अरे सब बहुत बुरा हाल है, और इस समय तो जाम इतना होता है कि जैसे ही वो गाजियाबाद के बॉर्डर में घुसते हैं, गाजीपुर बॉर्डर, तो दिल्ली में तो अंदर जाम ही जाम, जाम ही जाम है। अब इससे सीधे आप मेट्रो पे जाइए, मेट्रो से चेंज करके आप चाहो तो एयरपोर्ट वाली पकड़ लो, चाहे कोई सी पकड़ लो, चाहे नई दिल्ली चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। बहुत फायदा होगा सब, लाखों लोगों को बेनिफिट होगा। प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे पूरे एनसीआर में। बिल्कुल। और ये जरा थोड़ा अभिमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर ये पॉक्सो लग गया है, इसका क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? कोई सर, इम्पैक्ट है क्या? कोई किस अरे सर, अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ कोई सहानुभूति है क्या? अरे नहीं सर, कोई सहानुभूति नहीं है। अब तो जो थोड़ी बहुत थी इनके साथ, जो इनके शुरू में इनके साथ व्यवहार हो गया था वहां माघ मेले में, वो भी खत्म हो गई है। जिस तरीके से ये खुल्लम खुल्ला पॉलिटिकल बयानबाजी करने लगे हैं, और उत्तर प्रदेश में कम से कम आज की तारीख में कोई योगी जी के खिलाफ सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये एक आम पब्लिक ओपिनियन है। उनकी लोकप्रियता इतने चरम पे है इस समय कि उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है, सब लोग मानते हैं। हाँ, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में एक बात तो ऐसा कि कुछ चीजें जो मैंने आपसे एक बार पहले भी, शायद कुछ महीने पहले हमने डिस्कस की थी, यूपी में ब्यूरोक्रेसी बहुत जबरदस्त हावी है साहब इस समय। वो तो और है, उसमें बहुत कोई बुरा डाउट हाल नहीं। है। मतलब बहुत बुरा हाल आप है। ये समझिए कि आप, मेरे एक पत्रकार मित्र हैं, गाजियाबाद में रहते हैं, बड़े अच्छे खासे अखबार में बड़ी पोस्ट पे हैं। उनका कुछ
जीडीए वीडीए का कुछ मैटर था, नक्शे वक्शे जैसे कुछ प्रॉब्लम होती है मकान वकान बनाने का, वो ये कह रहे थे कि मैंने ऊपर से नीचे तक पूरे जोर लगा लिए भाई, पैसे दे के काम करवाना पड़ा। ये है, जब पब्लिक को, वैसे तो सब ठीक लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है, सब कुछ चीजें ठीक है, लेकिन जब पब्लिक किसी चीज को बरतने में जाती है, जब उसे किसी गवर्नमेंट चैनल के थ्रू जाना पड़ता है ना सर, वो उस समय तो साहब वो शिकायतें तो दूर नहीं हुई, वो स्थिति तो बहुत खराब है अभी भी। ये चीज तो सुधर नहीं पाई उत्तर प्रदेश में। हाँ, लेकिन ये तो है कम से कम जान माल तो बचा हुआ है। बस सर उसीलिए तो वोट दे रहे हैं कि भाई जान बची रहे, सुरक्षित है। और आज की तारीख में लोग कहते हैं कि अब पहले जो है लोग घरों के बाहर गाड़ी नहीं खड़ी करते थे, जैसे कर देते हैं ना कि जल्दी में यार गली में खड़ी कर दी गाड़ी, अंदर लगाने का झंझट कौन करे, तो पहले तो सब निकाल लेते थे उसके पहिए वहिए। अब तो कम से कम इतना तो है कि आपका जो है वो सब चीजें सुरक्षित हैं। अब वो इस तरह की जो चिंदी चोरी होती थी छोटी मोटी, एक गाड़ी का वो निकाल लिए, उसमें से स्टीरियो सिस्टम चोरी हो गया, ये सब चीजें तो बंद हो गई। इसे तो लोग अब अच्छा, अतीत की बात इसका भी मान रहे हैं। जहाँ भी पब्लिक कॉन्टैक्ट होगा, वहाँ आप इसको रूल आउट तो कर ही नहीं सकते। उसका एक ही हल है, और वो ये है कि साहब आप इसको आप पूरी तरह से ऑटोमेट करिए। हाँ, डिजिटाइजेशन हो, उस तरह उस पर डिजिटल पे हो, डिजिटाइज़ेशन ऑटोमेटिक हो, है। उसी तरह से हो। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे याद है, मैं जब पढ़ता था, कोलकाता में था मैं, मेरी इंजीनियरिंग कॉलेज में। हम्म। तो हमको जब छुट्टी होती थी, छुट्टी का जब पता चलता था कि साहब इस दिन से इस दिन तक छुट्टी है, तो हम रिज़र्वेशन कराने जाते थे। हम्म। और वो रिज़र्वेशन कराने में हमें 4 घंटे लाइन में लगना पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल। और वो 4 घंटे भी लगना पड़ता था, और जो बुकिंग क्लर्क तब साहब थे, तब भी उनको कंफर्म नहीं होती थी सीट। नहीं, नहीं, उनको भी थोड़ा बहुत वो करना पड़ता था कि भई वो हमें जो है वो 4 घंटे बाद जो है वो अचानक जो है वो चाय पीने नहीं चले जाएँ। पता बंगाल था लगा भई। नंबर आया तो वो चले गए। हाँ, हाँ, ऐसे हमने भी 4-4 कराए घंटे सर। लगा करते थे। अरे सर हमने भी आ कराए आज हैं। मैंने जनशताब्दी और जन शताब्दी जैसी ट्रेनों के भी कराए हैं, लाइन में लग लग के टिकट बहुत बार कराए हैं। तो ये तो वही, आज देखो हर आदमी मोबाइल से घर पे बैठे बैठे फटाक से कर ले रहा है। आप देखा ही है ना कि किस तरह से तत्काल में किस तरह का करप्शन शुरू हो गया था। अब हाँ। उसका सबका आप क्या इलाज करोगे? तो इलाज तो यही है कि भई आप उसको ऑटोमेट करो। अब तो ए एआई के सॉल्यूशंस आपके पास हैं, उसका यूज़ करो। हम्म, तो हम्म। जितना आप इंटरैक्शन और इंटरफ़ेस कम करोगे फ़िज़िकल, हाँ सही बात। उतना ये कम होगा। नकल, हाँ। पटवारी से नकल लेने का आप कुछ भी कर लो, हिस्सा फ़िक्स। हाँ, अब देखो 1 मिनट में जो है अपना और वो सब खसरा और बताएँ खतौनी आपको एक डाउनलोड कर चीज़, लो। और एक चीज़ बताएँ आपको, ये जानते हैं क्यों हाँ। बढ़ा है? ये योगी जी की वजह से बढ़ा है। अब आप कहेंगे ये कैसे कह रहे हैं आप? वो ये है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ऊपर का आदमी जितना सख्त होता है, निचले लेवल पर भ्रष्टाचार उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। कैसे से आप डिफाइन कीजिए इसे। जैसे कि साहब कोई हम्म, काम है ऐसा जो नहीं होने वाला है, थोड़ा मतलब हम्म। ऊंच-नीच है उसमें, 19-20 है, हाँ। कि भाई हाँ। डिस्क्रेशन है, हो जाए तो हो जाए, नहीं हो जाए तो हो जाए, नहीं हो जाए। हम्म, तो साहब तहसीलदार साहब के पास गए, तो तहसीलदार साहब ने कहा कि भाई ये तो मेरे लेवल का नहीं है, मैं तो कलेक्टर साहब को भेजूँगा, हम्म। क्योंकि इसमें ये कमी है, वो उन्हीं के लेवल पे तय होगा। तो उसको पता है कि साहब कि कलेक्टर साहब के यहाँ जो है वो मामला बिल्कुल स्याह-सफ़ेद होता है, हम्म। और उसको भी पता है कि हाँ, इसमें थोड़ा-सा लोचा तो है, कि साहब आप ही कर दो ना। नहीं, नहीं साहब, अफ़सर बहुत सख्त है, मैं नहीं कर सकता, मुझे अपनी नौकरी प्यारी है। हाँ। पता चलता है कि तहसीलदार साहब जो है वो रिस्क अमाउंट बढ़ा देते हैं। हाँ। कहते हैं कि अच्छा, मैं कर तो दूँगा, रिस्क बहुत है, इसलिए 3 गुना टाइप का पैसा लगेगा। हाँ, सही वो बात है। अगला 3 गुना भी दे देता है, ये सोच के कि यार कम से कम यहाँ काम तो हो जाएगा, ऊपर तो भरोसा ही नहीं है। कलेक्टर तो बड़ा खुर्राट है, वो तो नहीं, सुनता ही नहीं है इसमें सुनता किसी इसमें की। शुरू में ही जब 2017 में योगी जी सीएम बने थे, उन्होंने उन्होंने एक बयान दिया था, उसे भाजपा वाले भी याद करते हैं आज।
उन्होंने कहा था कि किसी पुलिस वाले को, किसी आईएएस अधिकारी को, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को किसी भाजपा नेता की सिफारिश पे कोई गलत काम करने की बिल्कुल वो नहीं है। साफ मना कर दो, अगर गलत है तो गलत है। कुछ भाजपा के बहुत सारे नेता हैं जो आज भी हैं, कुछ विधायक हैं, अब तो पूर्व हो गए विधायक, वो कहते हैं कि साहब उसका बड़ा नुकसान हुआ पार्टी वालों को। का आखिर में पार्टी वाला तो जाता ही है आपके लिए वोट मांगने, काम तो वही करता है साहब। इसका बड़ा नुकसान हुआ कि उसकी अगर इतनी सी भी नहीं चलेगी तो फिर काम कैसे होगा। ये भी एक ओपिनियन है इसमें। तो दोनों तरह के ही मैसेज हैं सर। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। आज लंबी चर्चा हो गई, पिछली बार आप आए नहीं थे तो आज लंबी चर्चा, कोटा पूरा हो गया सर। कोटा पूरा हो गया। तो जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।